नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आज इस लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो आपके अपने स्टेट के लिए और इस ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस लाइव सेशन में बने रहिए और आपकी कोई भी डाउट्स होती है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो अब समझते हैं कि आज अभी तक एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बट जो आइडिया या इनफैक्ट जो फीडबैक्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये माना जा सकता है कि काउंसलिंग की नोटिफिकेशंस कल तक आपके पास आ जाएगी और उस नोटिफिकेशन से आपको एक आइडिया लगेगा कि हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन से पहले बहुत सारी चीजों को आज समझना जरूरी है आपके लिए, ये भी कि अदर अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को किस तरीके से काउंसलिंग के प्रोसेस में जाना चाहिए, क्या टेंटेटिव उनका प्लान होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आज हम लोग इस बार वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स यदि कुछ भी होते हैं तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को भी क्लियर करूं। राइट। तो चलिए देखिए, दरअसल आपको मैं बताऊं कि जो ऑफिशियल खबर आने वाली है उसमें आपकी काउंसलिंग दो तरीके की, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग के बारे में आप सभी को पता है कि 85% की जो सीट्स होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग से भरी जाएंगी, बाकी जो 15% है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती है। ये तो आपकी बात मैं आपको समझाऊं कि ये तो काउंसलिंग में उन सीट्स के लिए बात हो रही है जिसमें कि आपकी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। लेकिन इसके अलावा यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, इनके अलावा भी आपके कुछ कोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है और उनकी काउंसलिंग के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। यानी कि आयुष मंत्रालय के अंदर में जितने भी सीट्स हैं और उनके जो कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग की पोर्टल अलग होती है, उनका शेड्यूल अलग आता है। तो आपको वो पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें एमबीबीएस गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, बीडीएस गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, और साथ में ही यदि आयुष से रिलेटेड यदि आपको काउंसलिंग में जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। क्योंकि आयुष मंत्रालय की जो काउंसलिंग होगी उसमें भी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों अलग अलग होती है और उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें भी आपको अलग तरीके से पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर आप बीएमएस, बीएसएमएस या बीयूएमएस ऐसे चीजों में आप अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको AACCC की वेबसाइट यानी कि ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यानी कि ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी के माध्यम से आपको यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जिसमें कि आप बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस या आप यूनानी मेडिसिन, इन सारी चीजों की आप पढ़ाई यहां पर कर सकते हैं। और यहां पर भी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और स्टेट काउंसलिंग होती है। तो ये एक बेसिक जानकारी है जो तमाम पेरेंट्स और बच्चों को जानना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि जिन पेरेंट्स और बच्चों ने कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन का प्लान किया होगा उसके लिए भी ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैं आपको बताया हूं कि अपने लाइव सेशन में मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड एक क्रॉस इंडिया प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूं। चैनल्स पे हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। किसी ऐसे इंफॉर्मेशन से आप मिस नहीं कर पाएंगे जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि कर्नाटका की जो कल नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन में है
एक तो आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन यदि किया हुआ है तो आप अपनी कैटेगरीज को लेके, यानी कि माइनॉरिटीज है या फिर एनआरआईज है, इस तरह की चीजों के लिए आपके पास उस पोर्टल में जाकर आप अपने अपडेट्स कर लीजिए डिटेल्स। इनफैक्ट यदि आपको अभी तक कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आने वाले समय में कर्नाटका का भी रजिस्ट्रेशन ओपन होने जा रहा है, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि कर्नाटका में वो कॉलेजेस हैं, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन कर्नाटका में लेना होगा तो वहां रजिस्ट्रेशन करना होता है और उस रजिस्ट्रेशन का पोर्टल फिर से एक बार ओपन होगा, क्योंकि ऐसा इस नोटिस में बताया जा रहा है। तो बहुत जल्द वहां की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगी। और इनफैक्ट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ये 27 जुलाई का नोटिस है। इस नोटिस पर जाकर गवर्नमेंट की जो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो उस पर जाकर आप के के पोर्टल पर आप जाकर इस नोटिस को पढ़ ले और वहां पर आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो उसको फुलफिल कर लीजिए। अब आपको यह भी पता है कि जब लेटेस्ट नई रिपोर्ट्स आई है, यानी कि रिवाइज्ड कट ऑफ आया है, तो अब उन तमाम बच्चों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है जिन बच्चों के कट ऑफ 164 के पास में सक्सेसफुली वो पास नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए 162, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 144, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 127 नंबर्स, यानी कि अब ये फाइनल हो गए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या एमबीबीएस अब्रोड करना होता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज जाकर एमबीबीएस करना होता है, उनको नीट क्वालिफाइंग स्कोर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो ये नंबर्स उनके लिए है, और यही पैरामीटर्स आपको इंडिया के किसी अदर स्टेट्स में भी अगर आपको एडमिशंस लेना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो ये नंबर्स आपको क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक स्टार की बात, यानी कि थोड़ा सा एक कंडीशनल बात आपको मैं बताऊं, जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए जो ये सोच रहे हो कि मेरा अगर वो ओबीसी कैटेगरीज के बच्चे हैं और उनका नंबर 127 ही एग्जैक्ट है। नो डाउट ओबीसी एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए 127 नंबर इज क्वालिफाइंग नंबर्स फॉर हिज ऑन स्टेट्स। लेकिन अगर सपोज आप राजस्थान के हैं और आपने प्लान किया कि मुझे यूपी के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर प्राइवेट मेडिकल एमबीबीएस की सीट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर किसी अदर स्टेट्स में जाकर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यदि काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपको मिनिमम जनरल कैटेगरीज का जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि 162 नंबर्स मिनिमम होने चाहिए, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो अदर स्टेट्स में आपको 162, लेकिन इनफैक्ट अगर सेम स्टेट का कोई कैंडिडेट हो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहा हो तो उसके लिए 127 नंबर्स ओबीसी कैटेगरी वाले या एससी एसटी बच्चों के लिए यहां पर उनको मौका मिलेगा, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि जब आप काउंसलिंग का प्लान करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है, तो मेरा बताना है, ये मकसद है कि मैं आपको एडुकेट करूं, आपको अवेयर करूं कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। तो आप समझ लीजिए कि ऑल इंडिया में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर कोई भी एडमिशंस डायरेक्ट नहीं होता है। पहले बहुत साल पहले कॉलेजेस लेवल पर आपकी काउंसलिंग हुआ करती थी जहां पर आपको डायरेक्टली अप्रोच करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी एक पब्लिक अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन देनी है कि आप किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी ब्रोकर्स या कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं आएंगे जहां पर आपके ईमानदारी और मेहनत का पैसा फंस जाए। यानी कि किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की किसी भी एक सिंगल सीट पर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पावरफुल या कितना भी रिसोर्सफुल पर्सन होगा वो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकता है,
उसमें एडमिशंस का जो सिंपल और फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है वो है काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी शॉर्टकट रास्ते से आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये बॉटम लाइन है। और आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि किसी भी तरह की कॉल, फ्रॉड कॉल्स या आपको रॉन्ग कमिटमेंट वाली कॉल्स जा सकती है, आपको इस तरीके की बातों में नहीं फंसना है। मुझे मालूम है इस वीडियो से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिन्हें परेशानी होगी या उन्हें तकलीफ होगी इस बात से, क्योंकि वो अपना इस तरह की मार्केटिंग जरूर करते हैं जहां पर आपको वो बताते हैं कि आपको पेड सीट्स आपको दिला दिया जाएगा या फिर पैसे इतने लगेंगे, या हमारा पर्सनल कोई सेटिंग है जहां पर मैं आपको एनआरआई कोटे से सीट अलॉट करा दूंगा या फिर मैनेजमेंट कोटे का। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती है। ये ध्यान रखेंगे, इधर मैनेजमेंट कोटा सीट्स या फिर एनआरआई कोटा सीट्स या नॉर्मल कोई भी सीट्स आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के माध्यम से ही आपको अलॉट होगी। कोई इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा। तो आपको काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस और सिस्टम खुद समझना होगा, जिससे कि आपके साथ कोई चीटिंग ना हो। हमारे चैनल्स के साथ अगर बने रहेंगे तो आपको मैं अवेयर करता रहूंगा कि आप एडुकेट हो जाएं, काउंसलिंग प्रोसेस को खुद समझें और अपनी काउंसलिंग के माध्यम से अपने बच्चों के लिए, या आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी काउंसलिंग खुद कर पाए, जिससे कि आपके साथ कोई इस तरह की चीटिंग वाली बात ना हो पाए। राइट? तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑल इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट की सीट्स हैं उसका 15% एमबीबीएस और बीडीएस की सीट की काउंसलिंग ऑल इंडिया से होती है, और स्टेट लेवल पर 85% सीट्स की होती है। बीएचयू जो यूपी के बनारस वहां पर है, उसकी 100% की एमबीबीएस और बीडीएस की सीट ऑल इंडिया कोटे से होती है। ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के जितने भी एम्स हैं उन सारे एम्स की जो 100% सीट्स है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाती है। वहां पर किसी भी तरीके से स्टेट लेवल की काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, वहां का जो मेडिकल कॉलेज है, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, वीएमएमसी यानी कि आपको जैसे कि पता है कि सफदरजंग हॉस्पिटल्स, या एवीवीआईएमएस, ये आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उनके 100% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाती है। ऑल इंडिया कोटा सीट्स एट द फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया। अब आप देखिए कि जामिया मिलिया का जो डेंटल्स डिपार्टमेंट यानी कि बीडीएस का है, वो ऑल इंडिया कोटा सीट्स भी वहां से फुलफिल की जाती है। इनफैक्ट इसके साथ मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दूं, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, ये कॉलेजेस, ये अलग अलग स्टेट्स में हैं, और इन स्टेट्स में जो कॉलेजेस हैं उनके कुछ लिमिटेड सीट्स, उनकी सीट्स को ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि कौन कौन सी कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो किस काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाती हैं। राइट? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और लगभग कितनी सीट्स हैं। ये डेटा एक एक्सपेक्टेड डेटा है, और उम्मीद है कि बहुत सारे सीट्स जो है इस साल यानी कि नीट 2024 में हर स्टेट्स में कुछ बढ़ने वाली हैं। तो बढ़ेंगी नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट्स की भी। अगर यहां पर देखा जाए तो अंडमान निकोबार में गवर्नमेंट का एक मेडिकल कॉलेज है और वहां पर टोटल जो सीट्स है 114 है। आंध्र प्रदेश में 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 3235। अरुणाचल प्रदेश 1 और 50। असम 13 और 1550। बिहार में 13 और 1615। चंडीगढ़ 1 और 150। ये टोटल फिगर्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको अपने अपने स्टेट्स की डिटेल पता चल जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं इस टोटल फिगर की बात, तो लगभग
386 मेडिकल कॉलेजेस, और आउट ऑफ दिस 386 मेडिकल कॉलेज 55,880 नंबर ऑफ सीट्स। मैं आपको बताऊं कि ये सीट्स मिनिमम है, ये सीट्स और अभी इस साल बढ़ेंगी, तो बढ़ने के बाद फिगर नो डाउट ज्यादा होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि लगभग 56,000 गवर्नमेंट की सीट्स हैं, और इस 56,000 गवर्नमेंट की सीट में से 15% जो सीट्स है वो आपकी आती है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और 85% की जो सीट्स है वो आपकी जाएगी स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल की काउंसलिंग आपके अपने स्टेट में, जिस जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है वहां पर जाके आपको करना होगा, और जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगे वहां से आपको ऑल इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगे, और वहां जाकर आपको ये पूरा का पूरा किसी भी स्टेट्स के सीट्स को चॉइस फिलिंग में आप भर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि चॉइस फिलिंग्स और रजिस्ट्रेशन का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। काउंसलिंग प्रोसेस में देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, इधर स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसमें रजिस्ट्रेशन के कुछ मोड्स हैं। यानी कि एक आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाना होता है, दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे करना होता है, तीसरा सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करनी होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये भी बात समझेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको एमसीसी के पोर्टल पर जाकर नीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। उसमें आपको पेमेंट्स का भी मोड क्लियर करना होता है। पेमेंट्स की क्या क्या मोड होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रॉडर वे में मैं आपको बता दूं तो दो तरह के मोड। पहला मोड आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और दूसरा मोड होता है सिक्योरिटी अमाउंट। देखिए ये बहुत ही क्रुशियल पॉइंट्स है, क्योंकि ये क्रूशियल पॉइंट्स इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट्स में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके द्वारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते वक्त यदि किसी कारण से अगर आप नॉर्म्स फुलफिल नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट यानी कि काउंसलिंग बॉडी आपके इस सिक्योरिटी अमाउंट को फॉरफिट कर देगी। तो आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारे नॉर्म्स को समझते हुए काउंसलिंग प्रोसेस में जाना होगा, जिससे कि आपकी कॉशन मनी यानी कि सिक्योरिटी अमाउंट फॉर काउंसलिंग प्रोसेस ये आपका सुरक्षित बच जाए। यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो, और अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो भी ऐसे कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट सही सलामत रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा स्टेप है फिलिंग आउट एंड लॉकिंग द नीट यूजी 2024 काउंसलिंग चॉइसेस। यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट, और सेकंड आपका ऑप्शन है कि उसमें आप जब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको अपने कॉलेजेस की लिस्टिंग यानी कि चॉइस फिलिंग लॉक करनी है। पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको उसको लॉक करना होगा। तो ये है दूसरा स्टेप। अब मैं बात करता हूं तीसरे स्टेप की बात। तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया, सिक्योरिटी अमाउंट पे किया, इसके बाद आपने चॉइस फिलिंग की और सबमिट कर दिया और लॉक कर दिया। एनटीए यानी कि जो एमसीसी की जो पोर्टल होगी वहां पर फर्स्ट राउंड, चूंकि ये काउंसलिंग का पहला स्टेप है, तो फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशंस की रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी। यानी कि रिजल्ट अनाउंसमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो अपनी चॉइसेस फिल की थी, जो आपको डिजायर्ड कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट थी, और आपका जो ऑल इंडिया रैंक था, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी एमसीसी के पास है, तो उसके हिसाब से आपकी फिटमेंट उस कॉलेज की कट ऑफ आती है। तो आपका रिजल्ट में वो पीडीएफ की रिजल्ट आएगी जिसमें कि आपका रोल नंबर्स और आपको अलॉटेड कॉलेज रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपको सक्सेसफुली कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट टू असाइंड मेडिकल कॉलेज। उस अलॉटेड मेडिकल कॉलेज को आपको रिपोर्ट करना होगा। आप
इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पर आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो सीक्वेंसेस डाला है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का होगा, वो इंडिया के किसी भी स्टेट का हो सकता है। और आपके ऑप्शंस और आपके रैंक के हिसाब से कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, चाहे वो मेडिकल का एमबीबीएस हो या डेंटल कॉलेज हो। तो ऑप्शन जो आपने एंट्री किया हुआ था उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपको उस कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन यहां पर आपके पास एक चॉइस है। वो चॉइस क्या होगा? फ्री एंट्री और एग्जिट। यानी कि आपके पास फर्स्ट राउंड में यदि कोई कॉलेज मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि ये आपके चॉइस का नहीं है, या फिर वो पर्टिकुलर कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि आपने ऐसा प्लान ही नहीं किया था कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में मुझे जाना था, तो आप आराम से यहां पर एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड में मिले हुए मेडिकल कॉलेज में आप यदि एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आराम से आप उसको एग्जिट मोड सिलेक्ट करेंगे और नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। यानी कि आपकी फर्स्ट राउंड की बात खत्म हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए। अब सेकेंड राउंड में फिर से आपको अपने चॉइसेस फिल करनी होंगी, राइट? तो सेकेंड चॉइसेस आपको सेकेंड टाइम फिर से आपको कॉलेज की लिस्टिंग डालनी होगी। और जब कॉलेज की इस बार फिर से लिस्टिंग डालेंगे तब आपको फिर से एक बार रिजल्ट अनाउंस्ड होगा जिसमें कि आपको कॉलेजेस मिले, कौन से नहीं, वहां पर आपको जाके रिपोर्ट करना होगा। और इस बार नीट काउंसलिंग राउंड 2 रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, सिक्योरिटी अमाउंट पे की थी, रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की थी, वहां आपको कॉलेज नहीं मिला या मिला। दो कंडीशन हो सकता है, आपको हो सकता है फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला तो आपको सेकेंड राउंड में तो काम करना होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आपको ऐसा लगा कि वो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज आपके फिटमेंट यानी कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है या आपका चॉइस के अंदर नहीं था, चॉइस थी तभी अलॉट हुआ था, लेकिन फर्दर आपने ऐसा डिसाइड किया कि शायद ये बेहतर चॉइस नहीं है मेरा, तो आपको सेकेंड राउंड में जाना था, तो आपने वहां फ्री एग्जिट किया। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में आपने बाय डिफॉल्ट पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि यहां पर फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी और आपका फिर से नए चॉइस फिलिंग करेंगे। यानी कि राउंड 2 में फिर से कॉलेजेस की लिस्टिंग आपको एक बार फिर डालनी होगी और फिर डालने के बाद आपको इंतजार करना होगा सीट अलॉटमेंट का। और अगर इस बार आपको सीट अलॉट होता है तो माय डियर फ्रेंड अब आपको कॉलेज में जाकर ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज आपके साथ फिर से यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि यहां पर आपको नॉर्म्स फुलफिल करना होगा, राइट? सेवेंथ स्टेप क्या होगा? सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशंस जो होती है, अगर आपको उस सीट को छोड़ना है तो ध्यान रखेंगे लीव विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट ऑप्शन अवेलेबल। वो सीट आप छोड़ सकते हैं लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको खत्म करनी पड़ेगी, आपको वो रिफंड नहीं मिलेगा। और इसके बाद रिपोर्ट टू मेडिकल डेंटल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस इन पार्टिसिपेशन फॉर राउंड 2। ये ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही यूनिक चीजें हैं, प्रोसेस को आपको समझना होगा। वैसे मैं आपको इन डिटेल और भी वीडियोस में बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है, तो मैं इन चीजों को आपको थोड़ा सा अगले वीडियो के लिए छोड़ता हूं। लेकिन ध्यान रखेंगे इनिशियल फर्स्ट और सेकेंड राउंड की मैं बात बता दूं तो क्योंकि सबसे पहले आपका यही राउंड आएगा, तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी आपको रजिस्ट्रेशन बोर्ड में जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होगी और आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग की। आप चॉइस फिलिंग में जाएंगे और कॉलेज को चूज करेंगे, रिजल्ट आएगा आपके पास, कॉलेज की एक अलॉटमेंट लिस्ट आएगी यानी कि ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना या फिर वहां न जाना, एग्जिट कर जाना और सेकेंड राउंड में
आपको एंट्री मिल जाएगी विदाउट एनी फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट्स। यहां तक क्लियर है? बाकी चीजें अगले लाइव सेशन में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आ जाइए अगली बात कि अब जितने भी पेरेंट्स और बच्चे, जो ये डेटा लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि एनटीए हो सकता है कि ये अमाउंट बड़ा कर दे, बढ़ा दे, लेकिन जो अभी तक इंफॉर्मेशन है, अभी कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा तो ये इंफॉर्मेशन शायद आपको मिल जाए कि ये अमाउंट बढ़ा है या सेम है जो लास्ट ईयर में था। ये मानकर चला जा रहा है कि लास्ट ईयर का ही फिगर इस साल भी होगा। तो ये क्या है आप समझिए कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगे, आप समझिए, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगे और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपीज देना होगा। और यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन का अमाउंट देना होगा। एक चीज और बात, जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ये जानते हैं कि डिम्ड यूनिवर्सिटीज, ये डिम्ड यूनिवर्सिटीज क्या है, एक लाइन में आपको क्लियर करूं, ये प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की क्लासेस होती हैं, आयुष की भी होती हैं। लेकिन इन डिम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो इसकी 100% सीट्स, ध्यान रखेंगे, आपके किसी भी स्टेट का, सपोज एक यूपी है, यूपी में एक मेडिकल कॉलेज है जो संतोष मेडिकल कॉलेज है गाजियाबाद में, ये आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, डिम्ड यूनिवर्सिटीज है, इसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती है। गाजियाबाद नहीं, इनफैक्ट नोएडा है वो। तो डिम्ड यूनिवर्सिटीज की सारी सीटें 100% ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती है। और यदि आपको डिम्ड यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि आपने पहले ही प्लान कर लिया है, क्योंकि वहां पर लो नंबर्स पे, स्कोर्स पे एडमिशंस मिल जाता है, लेकिन उनकी जो फी होती है बहुत ज्यादा होती है, मोर देन करोड्स होता है। तो अगर आप डिम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके लिए आपके पास कोई भी कैटेगरीज हो, या जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, आपको 5000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होता है। एक चीज और जो आप सभी को पता होना चाहिए कि यदि आप डिम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपके पास इस 5000 की रजिस्ट्रेशन अमाउंट में आप 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग की जनरल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ उनकी भी रजिस्ट्रेशन आप 5000 में ही कर सकते हैं। यानी कि अलग से आपको 5000 प्लस 1000 देने की जरूरत नहीं है, या फिर 5000 प्लस 500 रुपीज देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपकी कैटेगरीज अगर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी है और आप ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग के गवर्नमेंट की 15% सीटों के लिए, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ करना है काउंसलिंग, डिम्ड यूनिवर्सिटी का भी, तो ऐसा नहीं होगा कि 500 प्लस 5000 रुपीज आपको पेमेंट करनी है। ये कंफ्यूजन आप नहीं रखेंगे, आप हायर अमाउंट को पे करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि 5000 रुपीज अगर आप चूज करते हैं तो डिम्ड यूनिवर्सिटीज की इंटाइटलमेंट आपकी बनती है, साथ में ही आपकी वो 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाली जो कॉलम है वो भी आपके लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है। माय डियर फ्रेंड, आप लोग जितने लाइव सेशन में जुड़े हैं, इस लाइव सेशन को एक बार लाइक कीजिए और काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप, सारे उस सिली मिस्टेक्स को भी यहां पर मैं कंसिडर करूंगा जिससे कि आपको काउंसलिंग में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फटाफट इस लाइव सेशन को एक बार लाइक करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको
सारी बात समझ में आ जाएगी। और कोई भी डाउट्स है पेरेंट्स और बच्चों, आप कमेंट कीजिए, मैं वन बाय वन आपके डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आज इस काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताऊं, और इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी पेरेंट्स और बच्चे को भी चाहिए तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि बाकी मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने समझ लिया। पहला जनरल कैटेगरीज, जिसमें 1000 रुपीज, SC ST OBC PWD के लिए 500 रुपीज, और यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज का प्लान करते हैं तो 5000 रुपीज है। और इन दोनों के साथ यदि आपका प्लान है तो सिर्फ आपको 5000 रुपीज पे करना है, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, और आप चूज कर सकते हैं दोनों ऑप्शंस। ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, राइट। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब आ गई बात कि जब आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं, तब आपके पास आती है बात, वो क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ऊपर का अमाउंट है ये रिफंडेबल नहीं है। ये एक बार आपने अगर सिस्टम में जाके रजिस्ट्रेशन किया तो एमटीए यानी कि एमसीसी आपको ये पैसा वापस नहीं करती है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगा। लेकिन ये जो कॉलम है यानी कि सिक्योरिटी अमाउंट, ये काउंसलिंग का सिक्योरिटी पार्ट जो है ये रिफंडेबल है। ये आपको समझना है। और ये क्या है जरा इसको समझिए। ऊपर में आपने सपोज रजिस्ट्रेशन कर लिया, ऊपर वाली बात आप समझ लीजिए। ऊपर में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया जनरल में, ये 1000 रुपीज। तो आपकी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि नॉन रिफंडेबल फी है, वो है 10,000 रुपीज। तो 1000 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और 10,000 रुपीज आपको फिर से पेमेंट करना होगा, और वो होगा आपका सिक्योरिटी अमाउंट। ये सिक्योरिटी अमाउंट क्या है इसके बारे में समझिए। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको काउंसलिंग के बारे में बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते जाएंगे, सारे नॉर्म्स को सक्सेसफुली फुलफिल करेंगे आप, और आप किसी भी तरीके से कोई भी रूल्स को ब्रीच नहीं करेंगे, बीच में कोई गलत नहीं काम करते हैं, यानी कि जो नॉर्म्स के हिसाब से एंट्री और एग्जिट को फॉलो करेंगे, तो ये 10,000 रुपीज आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सक्सेसफुली जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ये अमाउंट आपको उसी अकाउंट में रिटर्न मिलेगा जिस अकाउंट से आपने इस पेमेंट को किया था। क्लियर। अगर आपने किसी स्टेप में काउंसलिंग में कोई गलती कर दी, नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया, चाहे रिपोर्टिंग सिस्टम से रिलेटेड हो या एडमिशन से रिलेटेड हो, तो ऐसे कंडीशन में ये अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा। और यहीं पर ये बात ध्यान रखनी है कि काउंसलिंग अगर तरीके से नहीं करेंगे तो पता चला कि आपको गवर्नमेंट की सीट्स भी शायद ना मिल पाई या प्राइवेट भी सीट्स ना मिल पाई, और आपका ये अमाउंट फॉरफिट हो गया, बर्बाद हो गया। गवर्नमेंट ने, एमसीसी ने अपने पास ही इसको रख लिया। तो आपको काउंसलिंग में बहुत होशियारी से पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट, अब आपने सपोज ये कैटेगरी है आपकी SC ST OBC PWD। साक्षी रोहिला लाइव है, बिल्कुल परफेक्ट लाइव है। आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने कमेंट्स डाउट्स प्लीज टेक्स्ट कीजिए। कोई यहां पर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मैं रन नहीं करता हूं, आप ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने या नए, उन सभी को पता है कि सारी वीडियोस हमारी लाइव होती है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मैं नहीं करता हूं। आपके साथ मैं रेगुलर इंटरेक्ट करता हूं, आपकी हर एक डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इसलिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत सारे लोग बनाकर डालते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। आपको जब भी यहां पर लाइव मिलता है, मैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए रहता हूं। आपकी हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उसको रिवर्ट करूं। इनफैक्ट बहुत इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी होती है, इसलिए हर एक कमेंट्स को शायद मैं रिवर्ट नहीं कर पाऊं, लेकिन चूंकि आपने लाइव ऑप्शन डाला था, पूछा था, तो मैंने इसलिए रिवर्ट कर दिया। बाकी लोगों को भी कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट्स कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को लूंगा। राइट। तो अब बात आ गई काउंसलिंग से रिलेटेड। अब ये जो 5,000 रुपीज है वो है सिक्योरिटी अमाउंट, SC ST OBC और PWD। और यहां पर फिर एक बात आएगी डिम्ड यूनिवर्सिटीज की, ये ध्यान रखेंगे कि यदि यहां पर फिर आपको एक बात आती है कि अगर आपने डिम्ड यूनिवर्सिटीज वाली सिक्योरिटी अमाउंट पे किया कर दी, तो आपकी एलिजिबिलिटी ये नहीं है कि 2 लाख प्लस 5,000।
या 2 लाख प्लस 10,000, आपको सिंगल 2 लाख रुपीज पे करेंगे तो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर 15% ऑल इंडिया काउंसिलिंग एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो 2 लाख रुपए अपर लिमिट ऑलवेज एप्लीकेबल है यहाँ पर। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो कॉशन मनी है वो 2 लाख रुपीज है, तो बहुत ही स्मार्टली और सोच समझकर आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करनी है, और तब जाकर आपको पूरी बात यहां पर क्लियर होगी। अब मोटिव तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी आपको मैं बात बता दूं कि जो रिजर्वेशन सिस्टम्स है वो क्या है कि द टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इन इंडिया फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सीट्स पर एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 15% का रिजर्वेशन है, और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, और ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 10%, और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए उनका 5% का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो 5% का रजिस्ट्रेशन है, दिस इज हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, और मैं आपको यहां से एक बात बता दूं कि दो तरह की रिजर्वेशन होती है। एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है और दूसरा वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। अभी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। सपोज 100 सीट्स हैं टोटल, उसमें से 15% सीट्स आपकी क्या है, एससी की। तो 100 में से 15 सीट्स एससी की हो गई, क्लियर। अब एससी कैटेगरी के अंदर में हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, क्लियर। तो 15 में से 15 जो सीटें हैं उसका 5% पीडब्ल्यूडी के लिए, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। यानी कि एक रिजर्वेशन के परसेंटेज के अंदर का जो परसेंटेज है वो आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर में आता है, क्योंकि ये 5% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओवरऑल रिजर्वेशन की बात में अगर आप देखेंगे ये तो आती है, लेकिन ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में है, यानी कि 15% जो सीट्स हैं उसके अंदर का 5% आपका ये पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन है। यानी कि 15%, 7.5%, 27%, 10%, 5%, राइट। अब आ गई बात, फिर आपको मैंने जब लास्ट टाइम बताया था वीडियोस में, वो आपको बताया था कि ये देखिए एसटी कैटेगरीज का कट ऑफ, एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, देख लीजिए, बाकी इस पे कोई चर्चा नहीं करनी है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पहले आपको दे दिया है, राइट। तो ये है अनरिजर्व कैटेगरीज का 25,000 के आसपास का। अब आप लोग मुझे मेरे से पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट्स हो तो। ये 630 हरियाणा जनरल 45,000 रैंक पर जीएमसी मिलेगा। देखिए यहां पर वो चांसेस दिक्कत है। मैंने जो कट ऑफ्स अभी आपको दिखाया है एक बार फिर से देख लीजिए, ये अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए है, ये ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए है, और रेड कलर में जो आपको रैंक्स दिख रहा है, अगर यहां तक की आपकी रैंकिंग सिस्टम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट मिल सकती है। माय डियर फ्रेंड, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा इस बार आपको गवर्नमेंट की सीट प्राप्त करने में। बहुत सारे बच्चे रीनीट और नो रीनीट बोल रहे थे, अब उन लोगों को जरा समझना होगा कि देखिए कि क्या सिचुएशन आ रहा है। रीनीट नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से खबरें अभी आ रही हैं, तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, 15-15, 16-16 मोबाइलें पकड़ी जा रही हैं, तो क्या होगा, नो डाउट थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। कट ऑफ काफी ऊपर जा रहा है, आपकी रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से अपने रैंक्स को टैली कीजिए, और कोई कंफ्यूजन है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को रिवर्ट करने का। और पेड काउंसलिंग अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस आपको किसी तरीके से
पूरी नहीं कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से, और आपको लगता है कि बहुत सारे नॉर्म्स, कॉलेज की चॉइस, उसकी एक्सपीरियंस, उसके फीडबैक्स अगर आपको नहीं पता है, तो आप हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप करना है। कॉल करने से आपकी रिजोल्यूशंस नहीं हो पाएंगी, आपको व्हाट्सएप करना है और पेड काउंसलिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेस। कल मिलेंगे बेहतर तरीके से, और इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा आपके साथ। काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्पेशलाइज्ड 1-to-1 पेड सर्विसेज के लिए आपको हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, चार्जेस पे करनी होगी, और आपको फिर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें मिलेगी। थैंक यू, गुड नाइट।